हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या और संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर, पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स, धनात्मक संख्या को कहते हैं पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या को कहते हैं निगेटिव नंबर, परिमेय संख्या को कहते हैं रैशनल नंबर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। संख्याओं के गुणधर्म में हम 3 गुणधर्म को पढ़ेंगे, संवरक या संवृत नियम, दूसरा है क्रम विनिमयता और तीसरा है सहचारिता या सहचार्यता। संवरक नियम को कहते हैं क्लोजर लॉ, क्रम विनिमयता को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, सहचारिता को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ और बाकी का ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा। चलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्राकृत संख्या क्या होता है, चलिए हम देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या और ये 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 से 1 2 3 4 5 जितना भी आप गिनती कर सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। आसान भाषा में इसको समझिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या हो गया, होल नंबर, ठीक है। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और ये 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 मतलब इसके बाद और जितना भी संख्या लिख सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है और इसमें माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक संख्या भी जुड़ जाती है। तो यहीं पे हम ऋणात्मक और धनात्मक को यहीं पे समझेंगे। ये सारी संख्या जो है प्राकृत संख्या, ये सारी क्या है, धनात्मक संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, धनात्मक संख्या है, मतलब प्लस वाली जो संख्या होती है उसको धनात्मक संख्या कहते हैं और जो माइनस वाली संख्या होती है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यहाँ आपने देखा ये प्लस वाली संख्या ये धनात्मक हो गया और यहाँ पे ये ऋणात्मक संख्या हो गया। पूर्णांक में क्या है, ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है और ये ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है, ठीक है। तीनों के संगम को, तीनों को मिश्रण को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्या मतलब जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो, p/q के जो रूप में लिखी जाती है उसको भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/2, -2/3, -5/3, 4/7 etc। तो ये सारी संख्या होगी भिन्न संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, परिमेय संख्या को कहते हैं रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, इसमें प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक संख्या भी आता है और भिन्न संख्या भी, सारी संख्या इसमें आ जाती है, तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस वाली भी संख्या यानी ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है, 0 भी है, ठीक है। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्या है और भिन्न संख्या भी यहाँ पर है। 2/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, -4/3 मतलब ये सारी संख्या क्या है, भिन्न संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्या है, तो ये इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। संख्याओं के गुणधर्म में हम 3 नियम को पढ़ेंगे, संवरक नियम, क्रम विनिमयता और सहचार्यता। आज के वीडियो में हम संवरक नियम को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले हम परिमेय संख्या को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने लिखा 1/0 तो इसको क्या हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, तो नहीं, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 0/1 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या है। बस इसका q यानी कि हर जो है इसका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम संवरक नियम के बारे में पढ़ते हैं। संवरक नियम को हम संवृत नियम भी कहते हैं। संवृत नियम या फिर संवरक नियम दोनों एक ही है, संवृत या संवरक। इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग 4 चिन्ह हमने लिए हैं। पूर्ण संख्या हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है पूर्णांक। तो सभी संख्याओं में हम करके देखेंगे कि कौन सी संख्या किसमें संवृत है। जैसे कि हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या लिया है और यहाँ पे चिन्ह दिया है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो हम एक पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या ले लेंगे। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है। पूर्ण संख्या में आता है 0 0 1 2 3 4 5 मतलब 0 से जो स्टार्ट हो वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इन्हीं में से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया 2 और जोड़ हमें करना है 2 जोड़ 4,
ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या। तो हमें ये देखना है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर क्या पूर्ण संख्या आ रहा है। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, तो ये मतलब हमारा पूर्ण संख्या आ रहा है। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, होल नंबर, और ये भी पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है। W हमने यहाँ पे लिखा मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंदर समवृत्त है। ठीक है, अब घटाव में देखते हैं। यहाँ पर हमने एक संख्या ले लिया 2 4, 2 और 4 ही सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम फिर से लिख लेते हैं 2 - 4, 2 - 4, 2 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। और 3 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1। एक जगह हमने देखा कि पूर्ण संख्या में हम पूर्ण संख्या को माइनस कर रहे हैं तो हमारा पूर्ण संख्या आ रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को माइनस कर रहे हैं तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं होती है, तो ये कौन सी संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या में आता है। पूर्ण संख्या घटाव के अंदर संवृत्त नहीं है। ठीक, गुना में देखते हैं, 5 × 4, 5 × 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। और हम 0 × 1 भी करेंगे, 0 × 1, 1 को 0 से गुना करेंगे, 0 होगा, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है। और हम दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 × 10, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुना के अंदर संवृत्त है। अब हम भाग में देखते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं 2/4 कर रहे हैं, 2/4, तो 2/4 करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/4, 2 दूनी 4, तो हमारा 2 आ रहा है, मतलब पूर्ण संख्या हमारा आ रहा है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं 4/5 करते हैं, 4/5, 4/5 किया हमने, तो यहाँ पर लिखा हमने 4/5, तो क्या 4/5 एक पूर्ण संख्या है, तो 4/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत संवृत्त है, घटाव के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, गुणा के अंतर्गत संवृत्त है, भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अब यही चीज़ हम पूर्णांक संख्या में देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, पूर्ण संख्या में, अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या में। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, जैसे इसमें ऋणात्मक धनात्मक सारी संख्या आ जाती है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 etc। ठीक है, पूर्ण संख्या में ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, जोड़ में हम ले रहे हैं तो इसमें भी हमें यही देखना है कि अगर हम दो पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो इसका योग पूर्णांक संख्या आ रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि जोड़ घटाव गुणा भाग किसमें ये नियम जो है लागू होता है, किसमें ये संख्याएं संवृत्त होती है। पहले हम दो पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, ठीक है, धनात्मक संख्याओं को लेते हैं। 3 + 4, 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब हम ले रहे हैं -3 प्लस करेंगे -2 को, 3 + -2, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आएगा। 0 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्या पूर्णांक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जोड़ के अंतर्गत संवृत्त है। अब घटाव में देखते हैं, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -1। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या घटाव के अंतर्गत संवृत्त है, जोड़ के अंतर्गत भी संवृत्त है और घटाव के अंतर्गत भी संवृत्त है। अब हम देखेंगे गुणा में, कोई भी संख्या हम लेते हैं, 2 × 4 8 हुआ, 4 × 8 32, -8 × 2 तो हो जाएगा -16। तो ये सारी संख्याएं क्या आ रही है, गुणन में क्या आ रहा है, गुना करने के बाद ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या आ रही है। 8, 32 और -16 ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। अब हम भाग में देखते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3/6, तो लिखेंगे हम क्या, 3/6, 3 दूनी 6, 2 आ गया। तो ये एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन जब हम 5/7 करेंगे, 5/7 करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/7, तो इसको हम कटा नहीं सकते हैं, तो ये क्या रह जाएगा, 5/7।
तो क्या 5/7 एक पूर्ण संख्या है? तो 5/7 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या में देखेंगे कि परिमेय संख्या जोड़, घटाव, गुणा और भाग के अंतर्गत समवृद्ध है या नहीं। पहले हम ये देखेंगे परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आती है, धनात्मक संख्या भी आती है, जीरो भी आता है और भिन्न संख्याएं भी इसमें आती है। ठीक है, इसमें भिन्न संख्या भी आती है। तो ये सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कि हम ले रहे हैं 4 और 6, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 भी एक परिमेय संख्या है। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 10/1 हम लिख देंगे तो ये क्या है? परिमेय संख्या बन गया। अब हम लेते हैं 4/6 प्लस 1/6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/6। इसको जोड़ के आप कितना आ जाएगा? 5/6। 4 1 5 और ये 6 का एलसीएम लेने पे 6 आ जाएगा। तो 5/6 आया। तो 5/6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत समवृद्ध है। घटाव में देखते हैं, घटाव में भी ये समवृद्ध है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 4/6 में से अगर हम 1/6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 3/6। 3/6 आया तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितना आ गया? 1/2। 1/2 क्या है? 1/2 परिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या घटाव के अंतर्गत समवृद्ध है। गुणा में देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं -2/5 गुना 8/2। -2 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -16। 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10। तो -16/10 आया। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत भी समवृद्ध है। हम यहाँ पर एक और परिमेय संख्या लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 13/7, भाग देंगे 2/5 से। तो भाग हम कैसे देते हैं? 13/7 है, यहाँ 2/5 है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह जो है गुणा का चिन्ह में आ जाता है, बदल जाता है। 5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको गुना कर देंगे। 13 गुना 5 करेंगे तो 65 होगा, 7 गुना 2 करेंगे तो 14 होगा। तो कितना आया? 65/14। 65/14 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2/5 को भाग दे रहे हैं 0 से। ठीक है, 0 से हम भाग दे रहे हैं 2/5 को। तो क्या 2/5 को 0 से भाग करने पे इसका रिजल्ट परिमेय संख्या आएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। परिमेय संख्या इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब हम एक परिमेय संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका रिजल्ट परिमेय संख्या नहीं आता है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समवृद्ध नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप 0 से भाग करेंगे तो समवृद्ध नहीं होगा, और अगर दूसरे परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो समवृद्ध होगा। तो परिमेय संख्या जोड़, घटा और गुणा के अंतर्गत समवृद्ध है, भाग के अंतर्गत भी समवृद्ध है, लेकिन तब जब आप 0 से भाग नहीं दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, हर अंश तो आप पहले से जानते होंगे। P/Q 2/5 हम लिख रहे हैं, तो 2 हो गया अंश और 5 हो गया हर। संख्याओं के गुणधर्म में हमने पढ़ा समवृद्ध या समवृद्ध नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।